व्यूअर, मेरे छात्रों, सहयोगी प्राध्यापकों, भूगोलविदों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर कमलेश कुमार मौर्य, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज गोरखपुर। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं किसी विषय पर चर्चा करूं, इससे पहले मैं चाहूँगा कि जिन लोगों ने हमारे साइट को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारा वीडियो आपको यह समय से प्राप्त होता रहे और आप इसका विशेष लाभ उठा पाएँ। आपसे यह भी अनुरोध है कि आप हमारा वीडियो देखने के साथ इस पर लाइक और कमेंट जरूर करें, अन्य लोगों तक पहुंचाएं, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। हमारे वीडियो के जो सोर्स हैं, हमारे वीडियो अब हमारी जो साइट है KKM ज्योग्राफी बाय ज्योग्राफर, इससे भी हमारा वीडियो आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर कमलेश कुमार मौर्य के नाम से है, इस यूट्यूब चैनल से भी आप हमारे वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे कॉलेज दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज गोरखपुर की जो कॉलेज की वेबसाइट है www.dnpgcollege.edu.in से भी आप हमारे वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज की वेबसाइट ई पाठशाला से भी हमारे वीडियो लिंक हैं, आप यहां से भी देख सकते हैं। इस तरह से हमारे वीडियो देखने के कुल 3 सोर्स हैं, 3 स्रोत हैं, आप यहां से हमारे वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। व्यूअर, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको रेखा जाल विश्लेषण, नेटवर्क एनालिसिस के संबंध में विशेष रूप से चर्चा की थी, जिसमें मुख्य रूप से परिवहन जाल विश्लेषण के विभिन्न विधियों, विभिन्न टेक्निक्स के विषय में हमने चर्चा किया था। आज उसका दूसरा पार्ट में लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ। संभव है कि आपको पसंद आएगी और लाइक और कमेंट जरूर करेंगे। तो आइए हम अब इस पर चर्चा करते हैं। रेखा जाल विश्लेषण। रेखा जाल विश्लेषण एक महत्वपूर्ण विषय है। जैसा कि आप जानते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन में इसको एक विशेष रूप से रखा गया है। इसके साथ ही साथ जो ज्योग्राफी के रिसर्च स्कॉलर हैं, उसमें भी इस विधि का बखूबी प्रयोग किया जाता है, बहुत अच्छे से प्रयोग किया जाता है। तो रिसर्च शुरू करने से पहले भी आपको ये विधि जानना एक तरह से अनिवार्य और अपरिहार्य हो जाता है। इसके साथ ही साथ जितने भी ज्योग्राफी के कॉम्पिटिटिव आप एग्ज़ाम देते हैं, खास करके नेट और स्लेट के जो एग्ज़ाम देते हैं, उसमें भी रेखा जाल विश्लेषण, नेटवर्क एनालिसिस से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए यह एक महत्वपूर्ण विषय है, यह एक गंभीर विषय है। आपसे अपेक्षा है कि हमारे वीडियो यह ध्यान से आप सुनेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। तो आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। रेखा जाल विश्लेषण, नेटवर्क एनालिसिस। जैसा कि हम जानते हैं कि भूगोल में जाल विश्लेषण के अंतर्गत ऐसे प्रतिरूपों का अध्ययन करते हैं जो भूवैज्ञानिक रूप से आपस में अंतर संबंधित होकर एक जाल का निर्माण करते हैं। विभिन्न धरातलीय तत्वों में जो जाल का निर्माण करते हैं, इसमें 2 सबसे महत्वपूर्ण हैं। पहला है नदी प्रवाह तंत्र और दूसरा है मार्ग प्रतिरूप रेखा जाल। पिछले वीडियो में हमने आपको मार्ग प्रतिरूप रेखा जाल पर विशेष रूप से चर्चा किया था। अब उसका दूसरा पार्ट हम आपके सामने लेकर हैं, जो है नदी प्रवाह तंत्र। आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। नदी प्रवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम, यह पृथ्वी का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह एक तंत्र के दृष्टिकोण से देखें तो एक महत्वपूर्ण तंत्र है, इसलिए इसका अध्ययन अनिवार्य हो जाता है, खास करके भूगोलविदों के लिए, भूगोल के छात्रों के लिए, भूगोल के प्राध्यापकों के लिए, भूगोल जानने वालों के लिए। नदियों का विश्लेषण, ड्रेनेज सिस्टम का एनालिसिस एक महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। तो आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। नदी जाल प्रतिरूप में मुख्य रूप से नदी और उसकी सहायक नदियाँ, सहायक नदियों से दूसरे क्रम की सहायक नदियाँ, इसी क्रम में सहायक दर सहायक नदियों का एक वृक्षाकार प्रतिरूप बनता है। जैसे एक वृक्ष होता है जिसमें कुछ शाखाएं होती हैं, उसके ब्रांचेज होते हैं, उन ब्रांचेस के भी, उन शाखाओं के भी दूसरी क्रम की शाखाएं होती हैं,
दूसरी क्रम की शाखाओं के ऊपर फिर तीसरी क्रम की शाखाएं होती हैं, उनकी भी शाखाएं हो सकती हैं, चौथी और पांचवी क्रम की शाखाएं होती हैं, फिर छठी क्रम की पत्तियां होती हैं। तो इस तरह से एक तंत्र का निर्माण करता है एक वृक्ष भी। ठीक उसी तरह से यदि देखा जाए तो सामान्य रूप से नदियां भी एक तंत्र का निर्माण करती हैं। इसमें प्रत्येक नदी आकर के केवल एक यौगिक बिंदु पर एक उसका मिलन बिंदु होता है, नोड पॉइंट होता है, वहीं आकर के वह मिलती हैं। जहाँ मिलती हैं उससे पीछे वह नदी स्वतंत्र रूप में कार्य करती हैं। इसीलिए नदियों का जो प्रवाह तंत्र होता है वह एक बंद परिपथ का निर्माण नहीं करती हैं, बल्कि ओपन परिपथ का निर्माण करती हैं और ये वन वे होती हैं, एक ही दिशा में प्रवाहित होती हैं। इस प्रकार के रेखा जाल विश्लेषण की कुछ मुख्य विधियां हैं जो महत्वपूर्ण हैं। तो आइए हम इन विधियों पर चर्चा करते हैं। सरिता श्रेणीकरण, जो नदी प्रवाह तंत्र है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण एक विधि है उसके अध्ययन की, वह है सरिता श्रेणीकरण, स्टीम ऑर्डरिंग। इस संबंध में हार्टन, स्टॉलर, श्रीव, शेडगर आदि अनेक विद्वानों ने कई विधियां विकसित की। उन्होंने अपनी विधियों में कई बार परिमार्जन भी किया। इन विधियों की अपनी अलग अलग खासियत होती हैं, अलग अलग विशेषताएं होती हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं नदी प्रवाह तंत्र के अध्ययन की जो पहली विधि है, जो पहली टेक्नोलॉजी है, जो पहला मेथड है, वह है स्टीम ऑर्डरिंग। तो आइए हम इस पे चर्चा करते हैं। स्टीम ऑर्डरिंग क्या है? स्टीम ऑर्डरिंग में जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रचलित, सबसे आसान और सबसे उपयोगी जो विधि है वह है स्टॉलर की सरिता खंड विधि, सेक्टोरल मेथड ऑफ स्टॉलर। स्टॉलर ने एक इस प्रकार की विधि को दिया जिसमें नदियों को हम सेक्टर में बांट लेते हैं और फिर उनको श्रेणीकृत करते हैं। स्टॉलर के अनुसार किसी भी दिए गए नदी तंत्र के प्रतिरूप मुख्य नदी और सहायक नदी तंत्रों को सर्वप्रथम विभिन्न खंडों में बांट देते हैं। इसके बाद सर्वप्रथम एकदम स्वतंत्र नदी, वह नदी जिसकी कोई भी सहायक नदी नहीं है, उस नदी को हम प्रथम श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं और उसको हम एक सूचकांक भी प्रदान करते हैं। इसके बाद जिस स्थान पर आकर के प्रथम श्रेणी की दो सरिता खंड मिल जाते हैं, दो स्ट्रीम मिल जाते हैं, वहाँ से दूसरे क्रम के नदी तंत्र की शुरुआत होती है। यानी जहाँ प्रथम श्रेणी के दो सरिता खंड आपस में आकर के मिलते हैं, वहाँ से द्वितीय श्रेणी के सरिता खंड बनती हैं। इसी तरह से जब आगे चलती हैं तो पुनः दो सरिता खंड आकर के जहाँ मिल जाती हैं, वहाँ से तीसरे खंड के सरिता खंड का निर्माण होता है। तीसरे क्रम की नदियों का, सरिता खंडों का, स्ट्रीम का निर्माण होता है। इसी तरह से फिर आगे चल करके जब तृतीय श्रेणी के जो सरिता खंड होते हैं, वह जब दो तृतीय श्रेणी के सरिता खंड आपस में आकर के मिलते हैं तो चौथे श्रेणी के सरिता खंड का निर्माण होता है। इसी क्रम में यदि हम देखें तो जिस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, नदियों का जो क्रम है, उनका जो श्रेणी है, वो श्रेणियाँ बढ़ती जाएंगी और इस तरह से अंत में आकर के एक सबसे महत्वपूर्ण नदी की पहचान की जा सकती है। इस विधि से लाभ यह है कि हम यह पता लगा सकते हैं कि कौन सी नदी छोटी है और कौन सी नदी सबसे बड़ी है। इसमें जिसकी कोई सहायक नदी नहीं है, अर्थात जिसको हमने ए सूचकांक दिया है, 1 सूचकांक दिया है, वह सबसे छोटी नदी है। और जिसका सूचकांक सबसे ज़्यादा है, जिसकी श्रेणी सबसे ज़्यादा है, वह सबसे बड़ी नदी है। इस तरह से नदियों की महत्ता निर्धारित की जा सकती है। तो इसमें एक महत्वपूर्ण विधि यह है कि जैसे यदि फर्स्ट और सेकंड यानी प्रथम श्रेणी के और द्वितीय श्रेणी के दो सरिता खंड आकर के मिलते हैं और द्वितीय श्रेणी के सरिता खंड का निर्माण हो जाता है और उस बीच में यदि कोई प्रथम श्रेणी के
सरिता खंड आकर के मिलती है, तो उसके जो मान है, जो श्रेणी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी जिस क्रम की जो नदी है उस क्रम से कम मान की यदि कोई नदी प्राप्त होती है तो उसके श्रेणी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और यदि अधिक मान की अथवा उसके बराबर मान की नदी आकर के उसमें मिलती है तो फिर उसका मान उतना बढ़ जाता है। इसको आइए हम इस प्रैक्टिकल से समझते हैं, इस प्रैक्टिस से समझते हैं। जैसे कि इसमें आप देख पा रहे होंगे कि एक नदी तंत्र है, एक नदी प्रवाह तंत्र है। इसको हमको स्ट्रीम की ऑर्डरिंग करनी है। इसमें देखिए यह जो नदी है आप देख पा रहे होंगे, जहां हमारा कंप्यूटर का एरो जा रहा है, यह नदी है, इसकी कोई सहायक नदी नहीं है, इसीलिए देखिए हमने इसको 1 सूचकांक दिया है। यानी यह जो नदी है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, यह जो नदी है यह प्रथम श्रेणी की नदी है। पुनः इसी तरह से देखिए इसकी भी कोई सहायक नदी है नहीं है, इसलिए इसको भी हमने ए सूचकांक दिया है। और यह दोनों नदियाँ आकर के इस बिंदु पर मिलती है, इस नोड पे आकर के यह मिलती हैं। अब यहाँ से यह द्वितीय क्रम की नदी शुरू हो जाती है। यहाँ से जो नदी की श्रेणी है वह दूसरे क्रम की है, यानी यह अब इन दोनों नदियों से उपयुक्त जो ये दोनों नदियाँ हैं, इन दोनों नदियों से बड़ी नदी यह हो जाती है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इसी तरह से हम आगे देखें, देखिए यह इसकी भी कोई सहायक नदी नहीं है, इसलिए इसको भी ए सूचकांक 1 सूचकांक दिया गया है। इसी की दूसरी नदी है, इसी के साथ यह इसकी भी कोई सहायक नदी नहीं है, इसलिए इसको भी हमने क्या दिया है, ए सूचकांक दिया है। यह दोनों नदियां आकर के एक जगह पे क्या हो रही हैं, मिल जा रही हैं। अब यहाँ से यह सेकेंड ऑर्डर की यानी दूसरी श्रेणी की नदी शुरुआत हो रही है, और यहाँ से लेकर के और यहाँ तक द्वितीय श्रेणी की सरिता खंड है। ये सेकेंड ऑर्डर की रिवर है, सेकेंड ऑर्डर की स्ट्रीम है। अब देखिए यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेकेंड ऑर्डर की, और पुनः यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेकेंड ऑर्डर की, पुनः यह एक नोड बनता है। यहाँ 2 सेकेंड ऑर्डर के जो स्ट्रीम है यह आकर के मिल रही हैं। 2 द्वितीय क्रम की जो नदियां हैं वह आकर के मिल रही हैं, तो जहाँ मिल जा रही हैं यहाँ से तीसरे क्रम की नदी की शुरुआत होती है। तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आगे तक यह तीसरे क्रम की नदी है। इसी तरह से हम इसमें देखें, जो दूसरी ब्रांच है इसकी आप देख पा रहे होंगे, इसकी भी कोई सहायक नदी नहीं है, इसलिए यह फर्स्ट ऑर्डर की है। इसी तरह से जहाँ हमारा ये एरो अब गया है यहाँ भी कोई इसकी सहायक नदी नहीं है, इसलिए यह भी फर्स्ट ऑर्डर की है। तो 2 फर्स्ट ऑर्डर की जो स्ट्रीम है वह आकर के यहाँ मिल रही हैं। यहाँ से शुरू हो जाती है सेकेंड ऑर्डर की। अब यहाँ से सेकेंड ऑर्डर की स्ट्रीम शुरू हो रही है, द्वितीय श्रेणी की नदी शुरू हो रही है। जब यह आगे आ रही है, यहाँ आ रही है, तो यहाँ आने के बाद यह देखिए इसकी भी कोई सहायक नदी नहीं है, ये आप देख पा रहे होंगे, इसकी भी कोई सहायक नदी नहीं है, इसलिए यह भी फर्स्ट ऑर्डर की स्ट्रीम है और यह आकर के यहाँ मिल रही है। लेकिन जैसा कि हमने आपको पीछे बताया कि यहाँ से सेकेंड ऑर्डर की रिवर आ रही है, और आगे आने पर यदि सेकेंड ऑर्डर की है और यह फर्स्ट ऑर्डर की है, तो यानी इस सेकेंड ऑर्डर से यह फर्स्ट ऑर्डर, इसका ऑर्डर कम है, इसलिए इसकी जो ऑर्डर है, इसकी जो श्रेणी है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसा कि हमने आपको पीछे बताया स्टालर के अनुसार, यदि कोई किसी श्रेणी का, किसी श्रेणी की कोई नदी आ रही है और जो दूसरी स्ट्रीम है, जो दूसरी नदी है, वह उससे कम श्रेणी की है, यानी उसका जो मान है, उसका जो ऑर्डर है वह उससे कम है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ से सेकेंड ऑर्डर की रिवर आ रही है, जब यह आगे आएगी तो ये फर्स्ट ऑर्डर की रिवर एक और आ जा रही है, स्ट्रीम आ जा रही है, इसलिए यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा। और यहाँ से लेकर के और यहाँ से आते हुए यहाँ तक यह सेकेंड ऑर्डर की ही स्ट्रीम होगी। पुनः यहाँ आइए, देखिए इसकी भी कोई ब्रांच नहीं है, तो यहाँ भी फर्स्ट ऑर्डर दिया गया है और यह भी यहाँ आकर के मिल जाता है। लेकिन तो यह सेकंड ऑर्डर की है, इसका ऑर्डर कम है, इसलिए यह छोटी नदी है, इसलिए इसमें, इसके ऑर्डर में, इसकी श्रेणी में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
तो अब यह यहाँ से लेकर के और यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप देख पा रहे होंगे, यह एक ही ऑर्डर की रिवर आ रही है। पुनः यहाँ देखिए, यह हमने आपको पहले बताया कि यह थर्ड ऑर्डर की स्ट्रीम है, इसमें आकर के सेकेंड ऑर्डर की मिल रही है, इसलिए यहाँ भी इसके मान में जो थर्ड ऑर्डर की रिवर है इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम एक चीज ध्यान देने की बात है कि ऐसा नहीं है कि यह आ रही है और यहाँ थर्ड ऑर्डर की मिल रही है तो आगे सेकेंड ऑर्डर की नहीं होगी। ऑर्डर कभी कम नहीं होगा, वो बढ़ता ही जाएगा। यानी यहाँ तक थर्ड ऑर्डर की है और यहाँ से सेकेंड ऑर्डर आकर के मिल रहा है, स्ट्रीम मिल रही है, इसलिए आगे की जो रिवर है, आगे की जो स्ट्रीम है, यह भी थर्ड ऑर्डर की होगी। यानी इस जो आपको मानचित्र में दिखा पा रहा हूँ, इस मानचित्र में कुल 3 ऑर्डर की नदियाँ हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। सबसे बड़ी नदी यह है, यह थर्ड ऑर्डर की है। संभव है आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम दूसरी विधि पे चर्चा करते हैं। जो दूसरी विधि है वह है द्विशाखन अनुपात, बफरकेशन रेशियो। बफरकेशन रेशियो, द्विशाखन अनुपात क्या होता है? किसी भी श्रेणी के सरिता खंडों की संख्या और अगली उच्च श्रेणी के सरिता खंडों की जो संख्या होती है उनके बीच का जो अनुपात होता है उसको हम कहते हैं द्विशाखन अनुपात, बफरकेशन रेशियो। पृथक पृथक सरिता खंडों के अनुपात को, जैसे यदि किसी एरिया में इस तरह की कई सरिता खंड हैं, कई स्ट्रीम ऑर्डर है और उनका अलग अलग समूह है, तो सबको मिला करके यदि हम फिर एक एवरेज निकाल लें, फिर एक अनुपात निकाल लें, तो उससे उस पूरे एरिया का अनुपात हमको प्राप्त हो सकता है। एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि द्विशाखन अनुपात जो है कभी भी 2 से कम प्राप्त नहीं होता है। स्वाभाविक सी बात है कि जब ऑर्डर हम बनाएंगे तो जब फर्स्ट ऑर्डर की 2 नदियां मिलेंगी तभी आकर के सेकंड ऑर्डर की बनेंगी, तो अनुपात उसका जो बफरकेशन रेशियो है 1/2 होगा, यानी 1:2 होगा। तो कभी भी यह 2 से कम नहीं होता है, यह अनुपात कम नहीं होता है। आइए इसका एक सूत्र भी है, आइए इस पे देख लेते हैं हम। द्विशाखन अनुपात बफरकेशन रेशियो ज्ञात करने का जो सूत्र है वह है RB = NU/NU + I। इसमें जो है RB द्विशाखन अनुपात, बफरकेशन रेशियो, NU किसी निश्चित श्रेणी में सरिता खंडों की संख्या, यानी यदि फर्स्ट ऑर्डर की है तो फर्स्ट ऑर्डर में कुल कितने सरिता खंड है उनकी संख्या, और I जो है श्रेणी क्रमांक, यानी उससे प्लस अगली श्रेणी जो है उस श्रेणी में कितने सरिता खंड हैं। इसमें आप जैसे इसमें आपने देखा, इसमें देखिए आप गिन सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 जो फर्स्ट ऑर्डर की रिवर है उनकी संख्या 8 है। जो सेकेंड ऑर्डर की रिवर है 1 2 3, कुल 3 ही है, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 और यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2, यहाँ से थर्ड ऑर्डर शुरू हो जा रहा है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक यह सेकेंड ऑर्डर ही है, क्योंकि इसके ऑर्डर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो कुल सेकेंड ऑर्डर की जो रिवर है, सेकेंड ऑर्डर की जो स्ट्रीम है उनकी संख्या कुल 3 है, और फर्स्ट ऑर्डर की जो संख्या है वो 8 है। तो अब फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के बीच हमको बफरकेशन रेशियो निकालना है। तो उसके लिए देखिए यहाँ वही है द्विशाखन अनुपात जो हमको निकालना है। तो किसी निश्चित श्रेणी में सरिता खंडों की संख्या, यानी फर्स्ट ऑर्डर का कितना द्विशाखन हुआ है, तो उसके लिए क्या हो गया, यह 8 हो गया। फर्स्ट ऑर्डर की संख्या 8 थी और सेकंड ऑर्डर की संख्या 3 थी, तो इनको हम डिवाइड कर देंगे 2.66, तो इसका जो बफरकेशन रेशियो है वह 2.66 है। इस तरह से आप बफरकेशन रेशियो निकाल सकते हैं। एक और है इसमें जो नदी प्रवाह तंत्र है, स्ट्रीम एनालिसिस है, उसमें जो दूसरी मेथड है, तीसरा मेथड है, उसको हम कहते हैं लंबाई अनुपात, लेंथ रेशियो। लेंथ रेशियो में क्या करते हैं, प्रत्येक 2 क्रमिक श्रेणियों के सरिता खंडों की औसत लंबाई के अनुपात को लंबाई अनुपात कहा जाता है। यानी किसी एक श्रेणी, जैसे फर्स्ट ऑर्डर की जो रिवर है, जितनी नदियां हैं उन सब की लंबाई हम नाप लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर के जितने स्ट्रीम हैं उन सब की लंबाई नाप लेते हैं, और नापने के बाद से
उनकी जो संख्या होती है, कुल जितनी संख्या होती है उससे हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं, तो उनका क्या निकल सकता है, औसत निकल सकता है कि फर्स्ट ऑर्डर की जो रिवर है उस एरिया में उनकी लंबाई का अनुपात क्या है। इसी तरह से इसमें सर्वप्रथम सभी श्रेणी के सरिता खंडों की लंबाई ज्ञात करके उनका योग कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट ऑर्डर की 8 रिवर थी, अभी पिछले एक्सरसाइज में आपने देखा फर्स्ट ऑर्डर की 8 रिवर थी, तो 8 की हम लंबाई नाप लेते हैं और उनकी पूरी लंबाई को जोड़ लेते हैं, योग कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं और पुनः उनकी संख्या 8 थी तो 8 से डिवाइड कर देते हैं, तो जो संख्या आएगी वह उसकी औसत लंबाई होगी। एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, अब आप लंबाई अनुपात कैसे नापेंगे। लंबाई अनुपात को नापने के लिए सामान्य तौर पे जो इंडियन टेक्नोलॉजी है उसमें धागे को हम रख देते हैं और पुनः उसको सीधा करके जैसे जैसे नदी मुड़ी है उस हिसाब से उस पर हम धागे को रख देते हैं और पुनः उसको फ्लैट करके बिल्कुल सीधा करके स्केल से नाप सकते हैं। अथवा ओबिसोमीटर, यह मानचित्र पर लंबाई नापने का एक यंत्र होता है, एक इंस्ट्रूमेंट्स होता है जिसको हम ओबिसोमीटर कहते हैं। ओबिसोमीटर आप जानते भी होंगे, आपकी जो बाइक है उस बाइक में लगा हुआ है, वो जो जितनी बार पहिया घूमता है उतना वो उसका एक व्यास होता है, उसकी एक परिधि होती है और वह उस लंबाई को बनाता है। आपकी गाड़ी में जो मीटर लगा हुआ है, जो गाड़ी कितनी चली, वो ओप्सोमीटर ही होता है एक्चुअल में। तो उस तरह का एक ओप्सोमीटर होता है, उससे भी हम लंबाई नदियों की लंबाई नाप सकते हैं। पुनः प्रत्येक श्रेणी की लंबाई में उस श्रेणी के सरिता खंडों की कुल संख्या से भाग दे करके औसत लंबाई हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि इसका एक सूत्र है लंबाई अनुपात ज्ञात करने का, यह एक सूत्र है, यह है LU इक्वल टू सिग्मा L अपॉन N। सिग्मा आप जान रहे होंगे कि यह 8 का सिंबल होता है, यानी U क्रम के सभी सरिता खंडों की लंबाई का औसत कितनी लंबी है और पुनः उन सरिता खंडों की लंबाई का योग कर लेते हैं, तो सिग्मा औसत क्या है और उसमें औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनको जोड़ लेते हैं, जितनी लंबाई है उस लंबाई को हम जोड़ लेते हैं और उनकी जो संख्या है उस संख्या से हम भाग देते हैं। तो संख्या भाग देने के लिए NU है, तो U क्रम के सभी सरिता खंडों की कुल संख्या है, तो इस NU से हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, तो आपका मिल जाता है लंबाई अनुपात। यह मेथड है, संभव है आपको समझ में आया होगा। आप इसको लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। यदि आपको यह वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, मैं इस वीडियो को बदल करके नए सिरे से आपको उपलब्ध कराऊंगा। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, जिससे मैं निरंतर इस वीडियो में सुधार करता रहूं। संभव है आपको वीडियो यह पसंद आई होगी। आप सभी को